जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी काफी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगातार व्यस्त होंगे। तो आज हमारे पास है कक्षा 12वीं जीव विज्ञान यानी क्लास 12th बायोलॉजी के 50 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके रहने वाले हैं अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन के अंतर्गत। तो ये 50 प्रश्न अगर तैयार कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में आपका अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय टाइप के जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनसे आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और खास बात यहां पर यह रहने वाली है कि जो सारे क्वेश्चन है आंसर के साथ आपको मिलेंगे, यानी कि हर प्रश्न का आपको उत्तर भी यहां पर देखने को मिलने वाला है। चलिए एक एक करके यहां पर चैप्टर वाइज लिए गए हैं, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। जितने भी बच्चों को बायोलॉजी का 2026 में पेपर देना है इन प्रश्नों को बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर अब आपको कराए जाएंगे। पहला प्रश्न आपके सामने इस तरीके से देखो दिया गया है, इसमें कह रहा है कि लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है। अब काफी सारे बच्चों को पता भी होगा, नहीं पता तो याद कर लीजिएगा। जो लघु बीजाणुधानी होती है इसके सबसे भीतरी परत को टैपिटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैपिटम। ठीक है। और ये इसका कार्य क्या है? तो ये विकसित होने वाले लघु बीजाणु यानी पराग कण को पोषण प्रदान करता है। ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आप उत्तर लिख सकते हो। ठीक है। पहला क्वेश्चन खत्म। इस प्रकार का ये शॉर्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा देखिएगा, सेकंड नंबर है असंग जनन क्या होता है या असंग जनन क्या है। तो इसका आंसर लिखना है बिना अर्धसूत्री विभाजन तथा संयुग्मन के बिना जननिक प्रजनकों का विकास असंग जननता कहलाता है। ठीक है ना। तो ये इसका सेकंड नंबर का आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहां पर, और हर प्रश्न को ध्यान से देखना क्योंकि मैंने बताया कि शॉर्ट के क्वेश्चन भी रहेंगे और इसी में अभी आपको आगे मैं लॉन्ग वाले प्रश्नों को भी कराऊंगा, तो दोनों प्रकार के रहेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि दोहरा निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन तीसरा प्रश्न है। ठीक है ना। दोहरा निषेचन क्या है, इसकी खोज किसने की थी। तो देखो क्या होता है दोहरा निषेचन। इसका इस प्रकार से आप आंसर लिखोगे, आवृत्तबीजी पौधों में संयुग्मन तथा स्त्री संलयन दोनों को सम्मिलित रूप से दोहरा निषेचन कहते हैं और इसकी खोज नवासिन ने फ्रिटिलेरिया तथा लेलियम ने की थी। ठीक है। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहते हैं, यानी बिना निषेचन के जो फल बनता है इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। तो इसको अनिषेक फलन बोलते हैं, सभी बच्चों को लगभग पता होगा। ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार का चौथा प्रश्न है। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 5 में। तो देखिएगा पांचवा क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया यहां पर, जलीय परागण करने वाले किन्हीं दो पौधों के नाम। तो हाइड्रिला एक होता है, एक बैलिसिनेरिया होता है। ठीक है। यही दो पादप होते हैं जो कि जलीय परागण करते हैं। ठीक है। यहां पर कर लीजिएगा। नंबर 6 देखो दिया है, ऐसे दो जंतुओं के नाम लिखे जिनमें अपरा पाया जाता है। अपरा आप सभी जानते होंगे। ठीक है ना। ये आपके मतलब जैसे कि जो भ्रूण होता है उसको पोषण वगैरह प्रदान करता है। तो जंतुओं में बताना है, तो जंतुओं में देखोगे तो यहां पर आप स्तनधारी जो होते हैं इनमें यूथीरिया समूह के सभी जंतुओं में इस प्रकार का अपरा होता है। जैसे कि आप देखोगे तो जो पशु हैं, है ना, गाय हो गया, भैंस हो गया, इनमें भी अपरा होता है। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से आप लोग इन दो जंतुओं के नाम बता सकते हो। नेक्स्ट यहां पर है लीडिंग कोशिकाओं से क्या तात्पर्य है, यानी कि लीडिंग कोशिकाएं क्या होती हैं। तो लीडिंग कोशिकाएं नर लिंग हार्मोन्स एंड्रोजेंस यानी जिसे टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं का रक्त में स्रावण करती हैं। ठीक है। ये होती हैं लीडिंग कोशिकाएं। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन देखिएगा, नंबर 8 दिया है वृषण के दो कार्य। ठीक है। वृषण के दो कार्य बताने हैं, आखिरकार कहां कहां पर जो है ये कार्य करते हैं। तो देखो पहला जो कार्य है इस तरीके से आप लिखोगे, वृषण की कोशिकाओं में शुक्र जनन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ये पहला कार्य है। ठीक है ना। और दूसरे कार्य की बात कर लेते हैं, तो वृषण की लीडिंग कोशिकाएं नर हार्मोन्स यानी टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करती हैं जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है। तो ये आपके यहां पर दो इसके प्रमुख कार्य आपको बता देना है। ठीक है ना। चलिए तो 8 क्वेश्चन हो गए। यहां से एक क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय का है, यानी थोड़ा सा लॉन्ग है। क्वेश्चन पूछ रहा है टीकाकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टीकाकरण आप सभी जानते होंगे, है ना, इंजेक्शन लगाए जाते हैं जो दवाइयां होती हैं। तो टीकाकरण होता क्या है, देखो क्या आप इसका आंसर लिखोगे, ध्यान से देखना। वैक्सीन अथवा टीका प्रायः कोशिका निलंबन होता है अथवा यह कोशिका द्वारा उत्सर्जित एक उत्पाद होता है जो प्रतिरक्षण कर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वास्तव में वैक्सीन प्रतिजनों का तैयार घोल होता है। वैक्सीन जैसे कोविड-19 आया था ना, तो उस टाइम पर लग रहे थे, तो ये क्या है, एक प्रकार का प्रतिरक्षा मतलब किसी रोग को रोकने के लिए, उसको मतलब हटाने के लिए एक प्रकार से इसका यूज होता है। और ये आपका प्रतिजन जो तैयार की जाते हैं उनका एक घोल होता है। ठीक है ना। जिसको इंजेक्शन के द्वारा या इंजेक्शन के थ्रू शरीर में प्रविष्ट यानी कराते हैं, आप इंजेक्शन ही लगाते हैं ना टीका में, वही चीज यहां पर आपको इसमें बता देनी है। शरीर में सक्रिय कृत्रिम प्रतिरोध क्षमता या प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है और यह टीकाकरण कहलाती है। इसको बता देना है। 9 हो गए।
10वां क्वेश्चन है संक्रामक रोग पर टिप्पणी, काफी इंपॉर्टेंट ये सभी प्रश्न है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, इनको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना। तो संक्रामक रोग देखो क्या होते हैं, ये रोगाणुओं के संक्रमण से उत्पन्न होने वाले रोग हैं जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैल सकते हैं। अब जैसे यहां पर कुछ रोग, जैसे आप देखोगे टीबी है ना, जिसे क्षय रोग भी बोलते हैं, फ्लू हो गया, नजला, जुकाम, मलेरिया, डेंगू, चेचक, प्लेग, खसरा, एड्स आदि क्या है, ये संक्रामक रोग होते हैं। इनका जो संक्रामक है वो किसी माध्यम से होता है, जैसे कि भोजन के द्वारा, वायु के द्वारा, पानी के द्वारा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलते हैं ये आप लोग यहां पर इनको बता सकते हो। तो ये हमारे संक्रामक रोग पर टिप्पणी पूछता है, ठीक है, कई बार पूछा गया ये प्रश्न, इसलिए मैंने कहा यहां पर आपको इसको तैयार कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिषेक फलन क्या होता है, तो ऐसे फल जिनका निर्माण बिना निषेचन के होता है, बिना अंडाशय के होता है, उस फल को हम लोग अनिषेक फलन कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर अंगूर, संतरे, तरबूज, इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सह प्रभाविता क्या है, देखो जिसे बोलते हैं कोडोमिनेंस, है ना। सह प्रभाविता के बारे में देखिए, तो जब किसी कारक या जीन के एलील में से कोई भी पूर्ण रूप से प्रभावी या अप्रभावी ना होकर के मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं तो इसे सह प्रभाविता कहते हैं, जैसे मनुष्य में रुधिर वर्ग, ठीक है ना, ये हमारा सह प्रभाविता का इसका उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है सहलग्नता। सहलग्नता के बारे में देखिए, जीनों का एक साथ वंशागत होना तथा संतानों द्वारा पैतृक संयोजनों को प्रति निर्धारित किए रखने की क्रिया सहलग्नता कहलाती है। सहलग्नता की खोज वैटसन तथा पुन्नेट्स ने 1906 में लेथराइट्स आडोडेट्स में की थी, ठीक है, ये आपको सहलग्नता के बारे में बताना है। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेना। डाउन सिंड्रोम और एक टर्नर सिंड्रोम काफी इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसको कर लेना है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन यहां पर है, थोड़ा सा क्रम जो है मिसिंग है, तो मैं आपको क्वेश्चन जो है नेक्स्ट करा दूंगा, है ना। तो देखिएगा 19 नंबर पे हम लोग आ चुके हैं। IVF तथा GIFT का पूरा नाम, आप लोग फुल फॉर्म जो जानते हैं ना, इस प्रकार से पूछे जाते हैं, वही यहां पर पूछा गया है। तो देखो IVF जो होता है इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्या बोलते हैं, याद कर लेना। ऐसा प्रश्न बायोलॉजी में आपका 2 प्रश्न पूछता है, ठीक है ना, फुल फॉर्म से रिलेटेड, जो कि मैं आपको सभी बता दूंगा लगातार ऐसे करके एक एक करके, ठीक है। तो देखो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, यानी हिंदी में बोले तो इसको बोलेंगे पात्रे निषेचन, ठीक है ना। GIFT को क्या बोलेंगे, गैमेट इंट्राफाइलोपियन ट्रांसफर, ठीक है ना। जी से गैमेट, I से आपका इंट्रा, F से मतलब फाइलोपियन और T से ट्रांसफर, इस प्रकार से इसको गैमेट अंतराफाइलोपियन स्थानांतरण बोलेंगे। ऐसे ही MTP का पूछता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, VOD का पूछता है ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इस प्रकार के जो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन होते हैं उनको भी आपको तैयार करते जाना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं ये सारे के सारे। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखो परिवार नियोजन पर कह रहा है टिप्पणी दीजिए, क्या होता है परिवार नियोजन, देखिएगा। परिवार नियोजन परिवार कल्याण का वह भाग है जिसके अंतर्गत परिवार में बच्चों की संख्या निश्चित कर परिवार के कल्याण की योजना बनाई जाती है, अर्थात ऐसी योजनाओं से जनसंख्या वृद्धि दर को सीमित रखा जा सकता है, ठीक है। मतलब यहां पर हम परिवार नियोजन की 2 विधियां पढ़ते हैं। आपने बायोलॉजी में 2 विधियों के बारे में पढ़ा होगा, कौन कौन सी भैया परिवार नियोजन की विधि है। एक आपने पढ़ा होगा, पहली जो विधि होती है इसको हम बोलते हैं स्थायी विधि, ठीक है ना, स्थायी विधि, और एक दूसरी आप पढ़ते होंगे अस्थायी विधि, ठीक है ना। ये 2 विधियां आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो स्थायी और अस्थायी जब पूछता है, जब क्वेश्चन हमारा जो है 3 नंबर या 5 नंबर के लिए पूछता है, लेकिन अगर शॉर्ट में आएगा तो इतना ही आपको लिखना है, ठीक है, वो चीजें आप लोग समझते हैं कुछ। अब यहां से देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में लैंगिक संबंधों द्वारा प्रेषित किन्हीं 2 रोगों के नाम। तो आप सभी को पता है, एक तो एड्स होता है जो कि HIV वायरस से होता है। HIV मतलब ह्यूमन्स इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो होता है ना, ये वायरस होता है एक प्रकार का विषाणु, इसके थ्रू होता है ये। और एक सिफिलिस यानी उपदंश बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से 21 हो गए, 22 नंबर पे आते हैं। तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया, हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, काफी महत्वपूर्ण है। तो हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं, देखिएगा। देखो हीमोफीलिया जो होता है एक प्रकार के रक्त से संबंधित ये बीमारी होती है। रक्त मतलब जो हमारा ब्लड होता है ना। हीमोफीलिया रोग में रुधिर का थक्का बनने से संबंधित एकल प्रोटीन का अभाव होता है और इसके कारण रोगग्रस्त व्यक्ति के शरीर की छोटी सी चोट से भी रुधिर स्राव बंद नहीं होता। इस कारण से इधर रुधिर स्राव रोग भी कहते हैं। मतलब अगर किसी को हीमोफीलिया है तो आप उसको कुछ भी मार दोगे, थोड़ा सा भी चोट लग जाएगा तो उससे उसके शरीर से इतना ब्लड निकलेगा, मतलब वो बंद नहीं होगा, रुकेगा नहीं। तो ये एक प्रकार का इसका जो है लक्षण होता है, किसका, हीमोफीलिया का, ठीक है। तो इसलिए इसको ब्लीडर रोग कहते हैं।
यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने दिया, क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत तो बाबेरी और सटन नामक वैज्ञानिक ने 1902 ईस्वी में दिया था। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। टर्नर एवं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोमों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो टर्नर सिंड्रोम में 45 और क्लाइनफेल्टर में यहाँ पर 47 है ना, 45 और 47 तरीके से। और जोड़े की बात करें तो यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम में 22 जोड़े X+O और क्लाइनफेल्टर में 22 जोड़े XXY, ये इस तरीके से चलता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट करते जाना और याद करते जाना। ठीक है, इसका PDF मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, बता दूंगा नेक्स्ट आपको कहां पर मिलेगा। लेकिन इससे पहले इस पूरे प्रश्न को अच्छे से समझो, सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि मैंने इतने सारे प्रश्न अगर लिखे हैं मेहनत करके तो कुछ इसमें खास जरूर होगा। और जितने बच्चे इन प्रश्नों को पढ़ लेंगे आपके लघुत्तरी अति लघुत्तरी प्रश्न बिल्कुल नहीं छूटेंगे। 25 नंबर देखिए, यहां से आपका आ चुका है समयुग्मजी एलिल जोड़ा से आप क्या समझते हैं। तो जब दोनों एलिल समान हो तो उसे समयुग्मजी एलिल जोड़ा कहते हैं, जैसे कि कैपिटल टी या स्मॉल टी, तो ये समयुग्मजी हो जाएंगे। 26 नंबर देखिएगा, 25 के बाद उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए को जो है खंडों में तोड़ देता है। देखो यहां पर मैं बात कर लेता हूं प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज, ये आपका क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन है, काटने के लिए यूज होता है। अगर जोड़ने की बात करेगा तो फिर लाइगेज एंजाइम होता है। ठीक है ना, लाइगेज यहां पर, तो ये आपको जोड़ने के लिए काम आता है और तोड़ने के लिए आपका प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज। ठीक है ना, एंडोन्यूक्लिएज। अगला क्वेश्चन है प्लाज्म किसे कहते हैं, देखिए इसका आंसर, तो कुछ जीवाणुओं में न्यूक्लियोटाइड से बाहर कोशिका द्रव्य में एक से अधिक छोटे वृत्ताकार डीएनए अणु होते हैं जिन्हें प्लाज्म्स कहते हैं। ठीक है ना, तो ये कहां पर होते हैं, कोशिका द्रव्य में। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, समजात एवं विषमजात अंगों में अंतर बताइए, काफी महत्वपूर्ण है लेकिन आपको अंतर इस तरीके से नहीं लिखना। अंतर का मतलब जानते हो, मैं एक वीडियो अलग चला दूंगा उसमें आपको, जैसे कि डीएनए आरएनए हो गया है ना, खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल हो गया, इस टाइप के जो अंतर वाले प्रश्न होते हैं वो अलग से एक वीडियो आ जाएगा आपका जल्द ही। तो चलिए, जो समजात अंग देखो क्या होते हैं, दो अंगों का उद्भव जब एक जैसा होता है चाहे उनके कार्य तथा स्वरूप अलग अलग हैं तो ये समजात अंग कहलाते हैं, जैसे कि पक्षी के पंख तथा आर्थ्रोपोड्स के पंख, ये समजात अंग है। ठीक है, इसके बाद यहां से जाति एवं जाति वृत्त से आप क्या समझते हैं, देखिए, तो प्राकृतिक रूप से आपस में प्रजनन करने वाले जीवों के समूह को जातीय कहते हैं और किसी जीव के विकासी इतिहास को जाति वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहां से हमारा 30 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 30 नंबर में है उत्परिवर्तन क्या है और किस वैज्ञानिक ने इसको जो है दिया था, मतलब कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका आंसर देखिएगा, अनुवांशिक पदार्थ में रासायनिक परिवर्तनों के कारण जीवधारियों के लक्षणों में होने वाले आकस्मिक परिवर्तन को हम उत्परिवर्तन कहते हैं। और इसको किसने प्रस्तुत किया था, तो वैज्ञानिक ह्यूगो डी ब्रीज ने। ठीक है ना, ये वैज्ञानिक का नाम है ह्यूगो डी ब्रीज, तो याद कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है, इस प्रकार के प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बन जाते हैं, पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कि उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था, और 4 वैज्ञानिकों को जो है नाम दे दिया गया, जिसमें एक ऑप्शन रहेगा ह्यूगो डी ब्रीज, तो याद कर लेना यहां पर, इस तरीके से काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर देखिएगा, पीलिया रोग क्या है और यह क्यों होता है। आप सभी जानते हैं ना कि इसको पीलिया हो गया, तो ये आखिरकार होता क्या है, तो पीलिया विषाणु जनित यकृत रोग है, मतलब कि ये यकृत को प्रभावित करता है, हमारे शरीर में जो यकृत होता है इस पार्ट को ज्यादा प्रभावित करता है। ठीक है ना, यह रोग रुधिर की तनुता बढ़ने व कमजोरी व तिल्ली बढ़ने से होता है, मतलब कि अगर किसी को पीलिया है तो क्या होगा, कौन सी लक्षण दिखेंगे, रक्त की तनुता, मतलब कि खून जो है सबसे पहले पतला हो जाएगा, ब्लड जो है बिल्कुल पतला हो जाएगा, कमजोरी हो जाएगी, इस प्रकार के कुछ लक्षण जो है देखने को मिलेंगे जब किसी व्यक्ति को पीलिया हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा पीलिया के लिए। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, यहां पर क्वेश्चन पूछा है, इसमें कह रहा है कि टी तथा बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण तथा परिपक्वन कहां होता है, तो एक होता है टी लिम्फोसाइट्स, एक होता है बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो टी तथा बी लिम्फोसाइट्स का उत्पादन अस्थि मज्जा में होता है और टी लिम्फोसाइट्स का यहां पर परिपक्वन जो होता है वो लसिका ऊतक में, और बी लिम्फोसाइट्स का परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में, यानी इन दोनों का जो उत्पादन है वो होता कहां पर है, अस्थि मज्जा में। ठीक है ना, उत्पादन दोनों का कहां पर होता है, अस्थि मज्जा में, लेकिन अगर परिपक्वन की बात करें यानी कि बढ़ते कहां पर हैं, तो टी लिम्फोसाइट्स आपका लसिका ऊतक में और बी लिम्फोसाइट्स कहां पर, थाइमस ग्रंथि में। ठीक है, ये दोनों का इतना डिफरेंस जरूर याद कर लेना। चलिए 32 के बाद आ चुके हैं 33 नंबर पर, एलर्जी किसे कहते हैं, छोटा सा प्रश्न पूछा गया है, तो किसी एंटीजन या पर्य
पर्यावरणीय पदार्थ के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अति क्रियाशीलता को एलर्जी कहते हैं। एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थों को एलर्जेन कहते हैं। ठीक है, इतना आपको इसमें लिखना है। 34 नंबर है वायरल रोगों से क्या तात्पर्य है? किसी रोग का नाम लिखना है। ठीक है, मतलब कि आपको किसी एक वायरल रोग का नाम भी बताना है। तो चलिए, वह रोग जो वायरस द्वारा उत्पन्न होता है उसे वायरल रोग कहते हैं, जैसे कि एड्स, ये एक प्रकार का वायरल रोग है। ठीक है, कौन सी? एड्स बीमारी। यह एक प्राणघाती वायरल रोग है जिसका पूर्ण इलाज अभी भी संभव नहीं हो पाया है। नेक्स्ट क्या है? एचआईवी का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो कि मैंने आपको बता दिया, फुल फॉर्म वाला प्रश्न है। जैव उर्वरकों के स्रोत पर टिप्पणी भाई देना है। तो देखो, जैव उर्वरक के प्रमुख स्रोत यानी कहां कहां से मिलता है? तो अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव अपनी जैविक क्रियाओं से मृदा में पोषक तत्वों की वृद्धि करते हैं। जैसे यहां पर हम बात कर लेते हैं जैव उर्वरक, इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, और इनके प्रमुख स्रोत जैसे कि जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा कुछ कवक हैं। ठीक है, ये हमारे जैव उर्वरक के अंतर्गत आते हैं। अगला दिया है बायोगैस के घटकों के नाम। ठीक है, बायोगैस आप सभी जानते होंगे, है ना, एक प्रकार की गैसों का ही मिश्रण है, और इसमें जैसे मुख्य रूप से मेथेन होती है ज्यादातर मात्रा में। ठीक है ना, तो CH4 यानी मेथेन 70%, अन्य गैस हैं जैसे कि H2S, है ना, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। बायो गैस का प्रमुख जो है उत्पादक सूक्ष्मजीव मेथेनोबैक्टीरियम है। तो बायोगैस के प्रमुख कुछ घटक यहां पर हो गए। अगला क्वेश्चन है राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव का कृषि में महत्व बताइए। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहां से लिखना है राइजोबियम सहजीवी जीवाणु मटर कुल के पौधों की जड़ ग्रंथिकाओं में पाया जाता है। यह वातावरणीय स्वतंत्र नाइट्रोजन को लेग हीमोग्लोबिन की सहायता से नाइट्रोजन यौगिक में बदलकर पौधों को प्रदान करता है। फसल के पक जाने पर जड़ ग्रंथिकाओं में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। यह जैव उर्वरक का कार्य करता है। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा इस तरीके से इसका आंसर। 38 के बाद आपको 39 में आ जाना है। सिरका उत्पादन में किन जीवाणुओं का उपयोग होता है? तो सिरका उत्पादन में एसिटोबैक्टर एसीटी, ये एक प्रकार का आपका जो है जीवाणु है, इसका उपयोग होता है। 40 नंबर पे देखिएगा जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर लिखना है जैव प्रौद्योगिकी सरल जैविक कारकों के नियमित अनुप्रयोग से, चाहे वे जीवित हों अथवा अजीवित, कोशिका हो या कोशिकांग, के लाभदायक उत्पादक महत्व के लिए बनी एक विधि होती है। ठीक है, अब मैं बताएं तो ऐसे जंतु जिनके डीएनए में जानबूझकर प्रायोगिक तरीके से बाह्य जीन समावेशित होता है और वह अपने लक्षणों के साथ उस जीन के लक्षण को भी प्रदर्शित करते हैं जो उसमें समावेशित कराया गया है, उसको हम बोलेंगे परजीवी जंतु। नेक्स्ट यहां पर है बायोपायरेसी क्या है? इस पर टिप्पणी देना है। तो देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी व अन्य संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूर्ण भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया? 42 क्वेश्चन हो गए। 43 नंबर पे आ जाते हैं भाई पीसीआर। पीसीआर का मतलब, पीसीआर को बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कैरी मूलिस नामक वैज्ञानिक ने इनकी खोज करी थी। इनके दो उपयोग बताने। देखो, इसका पहला उपयोग होता है एड्स रोग की पहचान में, दूसरा होता है कैंसर रोगी में उत्परिवर्तनों की पहचान के रूप में। ठीक है ना, ये दो इसके हो जाएंगे उपयोग। सहजीवी पौधों पर संक्षिप्त टिप्पणी देखो यहाँ पर, सहयोग करने वाली दोनों जातियों को एक दूसरे से आपस में लाभ हो तो ऐसे जीवन को सहजीवन कहते हैं तथा ऐसे जीवों को सहजीवी कहा जाता है। अगला है आंशिक परजीवी किसे कहते हैं? तो इसका आंसर यहां से लिखना है आपको, वह परजीवी जो अपने जीवन चक्र के कुछ भाग को ही पोषक के साथ व्यतीत करता है तथा जीवन का शेष भाग पोषक से अलग होकर स्वतंत्र रूप से व्यतीत करता है, आंशिक परजीवी या विकल्पी परजीवी कहलाता है। 45 के बाद आपको 46 नंबर समजात और विषमजात अंगों में अंतर बताना है। तो देखो, दो अंगों का उद्भव जब एक जैसा होता है, चाहे उनके कार्य या स्वरूप अलग अलग हैं, तो ये समजात अंग कहलाते हैं। जैसे कि मनुष्य के अग्रपाद और पक्षियों के पंख, विषमजात अंगों का उद्भव अलग अलग तरीके से होता है। तो अग्रपाद और पक्षी के पंख आपके हो जाएंगे, ये समजात हैं, है ना, क्योंकि यहां पर बोला गया है कि भले वो अलग अलग जगह से निकले, उद्भव उनका हुआ हो, लेकिन यहां पर उनके जो कार्य हैं वो एक जैसे होने चाहिए। ठीक है ना, ये कर लेना। उत्परिवर्तन क्या है? अनुवांशिक पदार्थ में रासायनिक परिवर्तनों के कारण जीवधारियों के लक्षणों में होने वाले आकस्मिक परिवर्तन को हम उत्परिवर्तन कहते हैं। अंगों के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत क्या है? किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो अंगों के कम या अधिक उपयोग सिद्धांत के अनुसार वातावरणीय प्रभाव के कारण जीवधारियों द्वारा अधिक से अधिक या अधिक अधिक उपयोग किए जाने वाले अंग का अधिक विकास तथा कम उपयोग वाले अंगों का कम विकास होता है। और यहां पर हम बात कर लेते हैं, इसको दिया किसने था? तो लाइमार्क नामक वैज्ञानिक, है ना।
तो इस तरीके से कर लीजिएगा। अगला 49 है, यहाँ पर अवशेषी अंग क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। चलिए इसका आंसर देखिएगा। अनेक जीवधारियों में कुछ ऐसे जीव अंग होते हैं जो अवशेष या चिन्ह होते हैं जिनका वर्तमान में कोई कार्य भी नहीं है होता। पूर्वजों में ये अंग पूर्ण विकसित एवं क्रियात्मक रूप से उपयोगी रहे होंगे, किन्हीं कारणों से इनका महत्व समाप्त होने से ये अवशेषी अंग के रूप में रह गए। भविष्य में इनका महत्वहीन होने के कारण विलुप्त होना संभव है। मानव में कर्ण, पल्लव, पेशियां, शरीर के बाल कुछ इसका प्रमुख उदाहरण है अवशेषी अंगों के, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है, विभिन्नता पर टिप्पणी दीजिए, ठीक है। तो इसको कर लेना है। देखो क्या होता है विभिन्नता। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न समरूप जुड़वा को छोड़कर एक जाति के दो सदस्य पूर्णतः समान नहीं होते और इनके या इनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। विभिन्नताएं संरचनात्मक, क्रियात्मक, मनोवैज्ञानिक अथवा मानसिक प्रकार की हो सकती हैं। कायिक विभिन्नताएं वंशागत नहीं होती, जबकि जननिक विभिन्नताएं वंशागत होती हैं।